नेपाल में सोमवार से चल रहे छात्रों युवाओं के आंदोलन के बाद बड़े दबाव और सेना द्वारा इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने के बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शाम होते होते राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद खुद भी इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारी अभी भी सड़कों पर है। खबर है कि नेपाल के नेताओं को रेस्क्यू करने के लिए चापर तैयार किए गए हैं ताकि उन्हें भीड़ के गुस्से से बचाकर कहीं सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अब वहां पर गंभीर सियासी संकट आ गया है। वहां इस बात की चर्चाएं होने लगी है कि सरकार किसके हवाले की जाए। इस बाबत राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल के संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अभयानंद शुक्ल और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल। आज की चर्चा में फिर नेपाल की बात होगी। नेपाल में कल से चल रहा आंदोलन अभी भी पूरी तरह थमा नहीं है। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ढेर सारे मंत्रियों ने, नेपाली कांग्रेस से जुड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल स्वतंत्र पार्टी के सभी 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी आंदोलन नेपाल के अन्य इलाकों में जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अभी चूंकि आंदोलनकारियों तक केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर पहुंच नहीं पाई है, इसलिए अभी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कोशिशें जारी हैं, सेना भी लगी हुई है। आंदोलनकारियों तक सूचना पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि आंदोलन की वजह बने केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, तो शायद उसके बाद परिस्थितियां कुछ बेहतर हों। अब नेपाल में समस्या यह है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, किसको जिम्मेदारी दी जाए जो पूरे नेपाल को आग में जलने से बचा सके। इस पर कई विकल्पों को बात हो रही है। सेना को इसमें आगे आना है, सेना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब देखना यह है कि राजशाही समर्थक लोगों की जीत होती है, वो राजा साहब को अपना शासक वहाँ बना ले जाते हैं, या फिर कोई जनता की सरकार बनती है जिससे जो है वहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो। बहरहाल अब पहले चर्चा कर रहे हैं कि कल से लेकर आज तक हुआ क्या। कल दोपहर में शुरू हुआ यह आंदोलन, कल बल्कि सुबह का शुरू हुआ यह आंदोलन पहले इस बात को लेकर था कि नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने वहाँ के सारे सोशल मीडिया सिस्टम को बंद कर दिया था। और उसमें खास बात ये थी कि सारे चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले हुए थे, लेकिन जितने उसके अलावा प्लेटफॉर्म थे वो सारे बंद कर दिए गए थे। इसको लेकर वहाँ पर आंदोलन उग्र हुआ। पहले यह आंदोलन सिर्फ बच्चों का बताया गया, छात्रों का बताया गया, लेकिन शाम होते होते इसमें और भी लोग शामिल हो गए। बताया ही जाता है कि इसमें राजतंत्र समर्थक लोग भी शामिल हो गए थे, तो आंदोलन और उग्र होता गया। आंदोलनकारियों ने वहाँ के संसद भवन यानी कि पंचायत को वहाँ पे घेर लिया था और वहाँ पर नारेबाजी करने लगे थे। बाद में ये भी खबर आई कि उन पर जो है गोली फायरिंग हो गई, और फायरिंग में जो अब तक की सूचना है उसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलनकारी परेशान थे अपने लोगों को खोजने के लिए, अपने लोगों को जानने के लिए, लेकिन उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। खबर यह भी है कि नेपाली सेना ने या नेपाल के सिक्योरिटी सिस्टम ने करीब 35 से 40 आंदोलनकारियों को पंचायत, जो राष्ट्रीय पंचायत वहाँ की जिसको संसद कहा जाता है, उसको उसमें बंद कर दिया था। उसके बाद आज पूरे नेपाल में यह आंदोलन छिड़ गया। पूरे नेपाल में आगजनी की घटनाएं हो गई, जनता उग्र हो गई, इसमें जनता भी, आम जनता भी शामिल हो गई। नतीजा ये हुआ कि पूरा नेपाल आंदोलन की आग में जलने लगा था। आज आंदोलनकारियों ने पंचायत भवन पर कब्जा करके फूंक दिया, दरबार हाल को फूंक दिया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को फूंक दिया, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास को फूंक दिया, सारे बड़े नेताओं के घरों पर कब्जा कर लिया। कई प्रांतीय राजधानियों में मुख्यमंत्री के आवासों पर, कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था। यानी कि पूरा एकदम अफरा तफरी का माहौल था।
और अभी तक चूंकि सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं ओली के इस्तीफे की, इसलिए अभी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये सूचना पहुंच जाएगी तो उम्मीद की जाती है कि माहौल धीरे धीरे शांत होगा। लेकिन सवाल ये बना ही रहेगा कि आखिर अब नेपाल की बागडोर किसके हाथ में है। अब दूसरा पहलू ये कि केपी शर्मा ओली के जाने के बाद होगा कौन। तो जो सूचनाएं वहां से आ रही हैं उसमें दो विकल्प बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भूतपूर्व राजा हैं राजा ज्ञानेंद्र, उनको जो है अंतरिम सरकार का मुखिया बना के बाकी उनकी सलाहकार परिषद बनाई जाए और उसके बाद फिर चुनाव हो और चुनाव के बाद जैसी आगे व्यवस्था होगी देखा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की राय है कि वहाँ जनता की सरकार बने। जनता की सरकार मतलब कुछ सेना से, कुछ अच्छे लोगों से, समाज के लोगों को लेकर एक सरकार बनाई जाए। इस पर भी चर्चा भी चल रही है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन हुआ क्यों। जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं कि 20 साल के अपने शासन में बहुत सारे प्रधानमंत्री वहां बदले, लेकिन कोई नेपाल की स्थिति को सुधार नहीं पाया। कोई भी वहां पर जो है जनता को सही शासन नहीं दे पाया। वहां की सरकारों पर आरोप लगते रहे कि वो भाई भतीजावाद चलाती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, जनता की सुनी नहीं जाती है। और सबसे ज्यादा आरोप केपी शर्मा ओली की सरकार पर लगे। जनता एकदम त्रस्त हो गई थी। उसके बाद जनता का गुस्सा फूटा और बड़े सलीके से इसको सरकार विरोधी आंदोलन न कहते हुए यह कहते कि यह सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आंदोलन है, शुरुआत यहाँ से हुई और उसके बाद सरकार हालांकि झुक गई और आज सुबह खबर आई कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन आंदोलनकारियों ने कहा कि हमारा ये मकसद था ही नहीं। हमारा मकसद था इस जन विरोधी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का, जो सिर्फ भाई भतीजावाद पर विश्वास करती है। अंततः दबाव बना। बाद में एक खबर आई कि इस आंदोलन को दबाने के लिए केपी शर्मा ओली ने सेना से कहा कि आप जो है इसको कंट्रोल कीजिए स्थितियां। तो सेना ने टका सा जवाब दे दिया। सेना ने कहा कि ऐसे हम इस आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे, पहले आप इस्तीफा दीजिए। जब सेना से उनको जवाब मिल गया तब अंततः उन्होंने थक हार कर इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा हो गया है, यह अंतिम रूप से सत्य है। अगली सरकार किसकी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस्तीफा देने के पहले ये भी चर्चाएं थी कि केपी शर्मा ओली दुबई भागने की फिराक में, उनके लिए हवाई जहाज तैयार कर लिया गया था। नेपाल के सारे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट पर बुला लिया गया था और उनके सबकी भागने की तैयारी बताई जा रही थी। लेकिन जनता को ये बात पता चल गई, आंदोलनकारियों को सूचना मिल गई, तो उन्होंने तत्काल वहां तक एयरपोर्ट तक दौड़ लगाई और फिर वहां पर किसी को जाने नहीं दिया। तो स्थिति यह है कि सभी लोग नेपाल में ही हैं, कोई भाग नहीं पाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि जनता तो बुरी तरह उग्र हो गई है, वह किसी की सुन नहीं रही है। शायद उस तक जब पूरी तरह सूचना पहुंच जाए यहाँ केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो बात बने। इसके पहले भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की। वहाँ की सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलनकारियों को के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, उनके मानवाधिकार का ख्याल रखा जाए और उनकी बोलने की आज़ादी का हनन न किया जाए, किसी तरह की क्रूरता उनके साथ न की जाए। तो कुल मिला के मामला यही है कि नेपाल की स्थितियाँ अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं। भारत सरकार की भी निगाह इस पर पड़ी हुई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे अपने लोगों से कहा है कि वो आंदोलनकारियों के से थोड़ा बच के रहें और आसपास वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ हिंसा की आशंका है, और नेपाली अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और अपने को सुरक्षित रखें। तो कुल मिला के नेपाल इस समय अभी अशांत ही है। वहाँ की केपी शर्मा ओली सरकार पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह
चीनी सरकार के, चीन की जो सरकार है शी जिनपिंग की, उसके प्रभाव में काम कर रही थी। चीन की जो एक राजदूत थी, महिला थी, उस पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि नेपाल का शासन वही चला रही है और केपी शर्मा ओली वही करते हैं जो वह लेडी राजदूत करती है। तो इस तरह से चीजें धीरे धीरे पक रही थी और उसके बाद जो है ये स्थिति आई है। आरोप तो यह भी है कि नेपाल को केपी शर्मा ओली ने धीरे धीरे भारत विरोधी मंच बना दिया था और चीन का समर्थक बता दिया था। वहाँ की जनता जो भारत के लोगों से अपना रोटी बेटी का संबंध मानती है और स्वाभाविक जुड़ाव मानती है, भारत के लोग भी उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं और छोटे भाई की तरह उनको साथ ट्रीटमेंट करते हैं। नेपाल के गोरखा सैनिक हमारी गोरखा बटालियन में काम करते हैं, तो हमारा तो उनसे बहुत नजदीकी रिश्ता है। लेकिन राजशाही हटने के बाद और लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद ये स्थितियां आई। पहले जो सरकारें थी थोड़ा ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे वामपंथी प्रभाव वाली सरकार आई है तब से जो है भारत विरोधी नैरेटिव बढ़ना शुरू हो गया है और भारत के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। तो कुल मिला के नेपाल शांति की ओर है, लेकिन अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार कौन होगी, किसकी प्रतीक्षा है, देखें। नई सरकार का मुखिया कौन होता है, सरकार का प्रारूप क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हमारी और आपकी निगाह बनी रहेगी। भारत सरकार भी इसको देख रही है, यूनाइटेड नेशन भी देख रहा है और विश्व के अन्य देश भी देख रहे हैं और चीन की निगाह तो होगी ही होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट होता है तो अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप देख रहिए आरपी न्यूज। नमस्कार।